2 अगस्त की तारीख, आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रेम रोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफ़र कर रहा था। खराब मौसम और कन्फ्यूजन के चलते हुए जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक सवार रोक से टकराया है। सूखी ज़मीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नज़दीक था लेकिन समुद्र से काफ़ी हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था क्योंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था। इसलिए कैप्टन ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतज़ार करेंगे। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वॉच टावर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों में उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे, फिर उसके नज़र पैनी कि ये आम लोग नहीं थे, छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघराले बाल थे। इनमें से किसी से कपड़े नहीं पहन रखे थे सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज़ जो उनके कमर में बंधी रही थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे जिन्हें वह हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहाँ से कोसों दूर हांगकांग से रीजन शिपिंग कंपनी की ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठा। सामने से प्रेम रोग के कैप्टन की कांपती हुई आवाज़ आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज़ पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक यह शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18 सदी का कॉल आ गया हो, लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रेम रोज रुका था उस टापू पर सर्दियाँ काफ़ी बीती ही नहीं थीं। जिस टापू के किनारे प्रेम रोज रुका था उस टापू पर सदियाँ कभी बीती ही नहीं थी। यह कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग गवर्नमेंट तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रेम रोग का कैप्टन पागल हो गया है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी कि इस आइसलैंड के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत ख़राब थी। एक प्लेयर गन, कुछ पाइप जिसको जो मिलाकर पकड़ ले आया। इसका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर कार चला रहे थे लेकिन तेज़ हवा के चलते तीर जहाज तक पहुँचे ही नहीं। उसके शिप की ऊंचाई के चलते हुए कोई छत भी नहीं पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी चढ़ाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। मेटल करने के लिए एक कंपनी का कॉन्टैक्ट मिला। उनके वर्कर पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। कुछ समय बाद वह शांत हो गया। जंगल से लोग आते रहे लेकिन वक्त के साथ उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड, जिस आइसलैंड का यह सब हो रहा था, वह भारत के अंडमान आइलैंड का नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनल आदिवासी कहा जाता है। भारत का यह वह इलाका है जिसका 7000 सालों से पाला नहीं पड़ा था। जी हाँ, यहाँ ना कोई जा सकता है ना लोगों से मिल सकता है। आज उसको बताएंगे भारत की उस आदिम पारसी समुदाय के बारे में जिनका पाला आधुनिकता से नहीं पड़ा, जिनके इलाके में पैर रखना बहुत ही मुश्किल तक खतरनाक है। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। तो शुरू होती है। मार्को पोलो ने अपने संस्करण में लिखा है कि अंडमान के ये लोग आदमखोर होते हैं। इनके तेज दांत, लाल आंखें होती हैं और ये जिसे देखकर मार डालते हैं। मार्को पोलो ने लिखा, लेकिन हिस्टोरियन नहीं मानते कि उसने कभी मन पर पैर रखे हैं। संभव है कि पोलो ने जो भी लिखा वह सब सुनी सुनाई बातें थीं। सेंटिनल आइलैंड का पहला ऑफिशियल मेंशन मिलता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक जहाज सर्वे करने के लिए वहां पहुंचा था। इन लोगों ने आइलैंड पर आग लगा जली देखी लेकिन वहां उतरे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर पड़ा साल में तभी एक कार्गो शिप आइलैंड के किनारे क्रैश कर गया था। शिप में 86 लोग आइलैंड पर उतरे। उन्हें आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों को कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद वह आइलैंड जब से लोग नाश्ता कर रहे थे तब इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी की एक शिप में इन्हें रेस्क्यू किया गया था। सेंटिनल और आधुनिक मनुष्य का पहला कॉन्टैक्ट में हुआ। रॉयल नेवी के ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन आर्म्ड फोर्स और लेकिन नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड तक पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद उन्हें यह बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले जिन्हें यह अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आई।
आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस आइलैंड पर छोड़ दिया। इसके बाद ब्रिटिश ने तरफ से आइलैंड के लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की नहीं की। शख्स से पॉसिबल काला पानी से भागकर एक फ्लोट बोट के जरिए कोई प्रिजनर इस आइलैंड तक पहुंचा। कुछ लोग बाद यह सहज पाती उसके पीछे पीछे आई तो उसे उनकी लाश मिली जिस पर तीर के निशान थे और गला रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल कोई इस आइलैंड के नज़दीक नहीं गया। आज़ादी के भारत सरकार की तरफ से भी आइलैंड के लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। फिर बाद में सरकार ने कुछ रिसर्चर आइलैंड तक जाने की इजाज़त दी। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक ऑफिशियल स्क्वाड के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंट्रल स्टैम्प दिखाई दिया, लेकिन बोट देखते ही वह जंगल की ओर भाग गए। पंडित और उसकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियाँ दिखाई दी। पहली बार इन लोगों ने के बारे में कुछ पता चला था। झोपड़ियाँ घास और लकड़ियों की बनाई थीं। अंदर आग जल रही थी। वहीं शहद सुअर की हड्डियाँ भी, लकड़ी के कुछ बर्तनों के, कुछ माले के और तीर भी थे। तीर की नोक पर लोहा लगा था जिससे पता चला कि ये लोग मेटल से वाकिफ थे। इन लोगों के किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर छोड़ आए। तब इनका इलाका सरकारी पहुंच से बाहर रहा। फिर 19 में सरकार ने तय किया कि किसी से कम निशानदेही जरूरी है। इसलिए 19 में सर्वे के लिए आई एक पार्टी ने आइलैंड पर एक पत्थर लगाया जिससे लिखा था कि आइलैंड भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1984 में नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। दुनिया में जब भी एक अनछुई ट्राइब से पहला कॉन्टेक्ट किया गया तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कॉन्टेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों से बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी यह अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नज़दीक पहुंची उस पर तीर चलने लगे। एक सीधा तीर डायरेक्टर की लगा। जिस आदिवासी ने तीर चलाया वह जोर से हंसा और एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट गई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक जा पाई। यहाँ उन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, मसलन एक सूअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया, यह देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पार्टी ने देखा कि उन लोगों ने बर्तन और नारियल को तो ले ली, लेकिन सूअर को मारकर ज़मीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी वही सलूक हुआ। उसी साल नेशनल ज्योग्राफी के सेंटिनल आदिवासियों की पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था, जहाँ शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 और 80 के दशक में कोई सेंटिनल लोगों ने कॉन्टैक्ट की कोशिश की। कोई गिफ्ट के लेने के सेंटिनल लोग तैयार थे, लेकिन कोई ज़्यादा नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता तो लोगों ने एक मत्स्य कॉन्टैक्ट साल में हुआ। तब एंथ्रोपोलॉजी की एक टीम आइलैंड पर पहुंची। टीम में 18